ये वर्कर्स जिन्हें कंपनी ने जॉब से निकाल दिया था, इसीलिए वो सब दुनिया की सबसे खतरनाक ब्लैक सी में जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ सालों पुराना खजाना मौजूद है। लेकिन लगता नहीं कि वो सब वापस लौट पाएंगे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रॉबिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। रॉबिन तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था और वो एक नेवी साइंटिस्ट होता है, यानी समुद्र की गहराइयों में जाकर कई सारे खजाने ढूंढना और बहुत ही एंशिएंट चीजें पता करना। ऐसे ही कई सारे इम्पॉसिबल मिशंस को रॉबिन ने एकदम पॉसिबल कराया है। उसने तो अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक दिन उसकी पूरी दुनिया ही उथल पुथल हो जाती है जब उसके कंपनी के मैनेजर ने उसे आकर एक शॉकिंग बात बताई। उसने तो रॉबिन से साफ कह दिया कि तुम्हें अब जॉब से निकाला जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि अब कंपनी के पास कई सारी रोबोटिक मशीन्स आ चुकी हैं और इन सारे रोबोटिक मशीन्स ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। इनफैक्ट मशीन्स तो इंसान से और ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से अब कंपनी को रॉबिन जैसे वर्कर्स की जरूरत नहीं। रॉबिन बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि इतने साल उसने कंपनी को प्रोवाइड किए, वो इतना लॉयल रहा और कंपनी इस बात का रिजल्ट ये दे रही है। लेकिन अब कंपनी अपना लॉस क्यों कराएगी इंसानों को रखकर? वो तो बहुत सारे रोबोट्स का ही यूज कर रही थी आगे के मिशन करने के लिए। बेचारे रॉबिन की भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी और उसका बेटा भी अपनी मदर के साथ ही जाकर रहता। वो एकदम से अकेला हो चुका था और अब तो ये भी टेंशन है कि उसके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, फिर वो आगे आने वाले समय में सर्वाइवल कैसे कर पाएगा, ये रॉबिन को समझता नहीं। अब रॉबिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था तो वो वहाँ से डायरेक्टली एक बार में चला गया। उस बार के अंदर उसके दो दोस्त मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम कर्टन और दूसरे का नाम ब्लैकी होता है। चौंकाने वाली बात थी कि इन दोनों को भी काम से निकाल दिया गया, यानी कि ये तीनों एकदम से बेरोजगार बैठे हैं और उनके पास कोई भी डॉलर कमाने के लिए जॉब नहीं है। रॉबिन और कर्टन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने फ्यूचर की कितनी ज्यादा टेंशन है। लेकिन ब्लैकी नाम का उनका एक साथी बहुत ही देर से कुछ सोच रहा होता है। तुरंत ही जब उसे क्लिक हुआ तो वो दोनों को बताने लगा। वो एक ऐसे सबमरीन के बारे में बात करता है जो 19th सेंचुरी में ब्लैक सी के अंदर गायब हो गई थी। रॉबिन और कर्टन इस बात के बारे में जानते नहीं थे, इसीलिए ब्लैकी उन्हें थोड़ा और ज्यादा डिटेल देने लगता है। उसने साफ बताया कि 19th सेंचुरी में रशिया और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ था। रशिया ने अपने सोने की खदानों में से कुछ अमाउंट ऑफ सोना जर्मनी को देने का वादा किया होता है और ये खजाना वो किसी भी हालत में चोरी नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सारा सोना सबमरीन में लेकर जाएंगे, यानी उस खतरनाक रीजन ब्लैक सी से होते हुए। अब उस समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था और एक सबमरीन भी उन्होंने अरेंज कर दी थी। ये सबमरीन उनकी अब तक की सबसे बेस्ट सबमरीन होती है, जिसने आज तक जो भी मिशन किया उसे कंप्लीट करके दिखाया। लेकिन रशिया वालों को नहीं पता था कि वो गुजर रहे हैं ब्लैक सी के अंदर से। दुनिया में एक ऐसा रीजन जहाँ के रहस्य तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। उस जगह से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। लेकिन फिर भी रशिया को अपने सबमरीन पर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन्होंने पूरे सबमरीन भर के सोना वहाँ से गुजारना स्टार्ट किया। लेकिन खबर के हिसाब से ये पता चला कि वो सबमरीन कहीं गायब हो गई ब्लैक सी के अंदर। साथ ही साथ उसके अंदर मौजूद बहुत सारा सोना भी पानी के अंदर दफन हो गया। अब उस समय इतने सारे सोने को कैसे ढूंढा जाए किसी को समझ नहीं रहा था। सभी तो डर के मारे ही ब्लैक सी के अंदर जाते नहीं थे। लेकिन यहाँ रॉबिन और कर्टन ब्लैकी से कुछ सवाल पूछते हैं कि आखिर उस जगह पर सोल्जर्स की इतनी बड़ी सबमरीन नहीं जा पाई तो हम कैसे जाएंगे। यानी ब्लैकी उन्हें इशारा कर रहा था कि अगर वो ब्लैक सी में जाकर वो खोया हुआ खजाना ढूंढ ले तो हो सकता है कि उनके पास इतना सारा सोना होगा कि आगे उन्हें जिंदगी में कमाने की कभी जरूरत ही नहीं होगी। भले ही ये काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर इन सारी चीजों के बावजूद ब्लैकी एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है आज के समय की, क्योंकि रशिया का वो पूरा सोना पानी में डूब चुका था ब्लैक सी के अंदर, तो समुद्र के टेरिटरी डिसाइड होने पर जर्मनी भी उस पर अपना हक जताने लगी। इसी चीज की वजह से दोनों एरियाज के बीच काफी बड़ी वॉर भी चालू हो गई। तो शायद हो सकता है कि उस जगह पर पहले से भी खतरनाक माहौल हो, क्योंकि नेवी तो वहां पर तैनात होगी ही। उन्हें सबसे पहले रशिया और जर्मनी के सोल्जर्स और नेवी को पार करना होगा और फिर जाकर उस खतरनाक ब्लैक सी में खजाने को ढूंढना होगा। अब ये बात सुनने पर तो ये मिशन इम्पॉसिबल लग ही रहा होता है, पर कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो इलीगल काम करती हैं। उन्हें गवर्नमेंट के बनाए गए रूल से बिल्कुल मतलब नहीं होता। अगर उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है तो वो रूल को ब्रेक करने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। तो अब ब्लैकी रॉबिन और कर्टन को लेकर ऐसे ही एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग उनसे मीट कर रहे थे जो इसी बारे में बात करना चाहते हैं। अब तो उन तीनों के दिमाग में ये भी बात आ चुकी है कि उनकी जो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो पहले काम किया करते थे वो भी इस खजाने को ढूंढ रही है। तो उनका जुनून और ज्यादा बढ़ गया कि हमें उस कंपनी से पहले खजाने को ढूंढना है। ये उनके मुंह पर तमाचा होगा कि इतने अच्छे वर्कर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया। अब यहाँ पूरा खजाना ढूंढने का प्लान जब उस बिजनेसमैन को बताया गया जिसके पास वो लोग गए थे, तो वो इतने ज्यादा प्रॉफिट को देखकर बहुत ही ज्यादा लालच में आ जाता है। उसने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया इस प्लान में फंडिंग करने के लिए।
चाहिए। अब इस बात थी कि ये खजाना छोटी मोटी चीजों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए कई बड़ी बड़ी सबमरीन्स, कई इक्विपमेंट्स और कई हजार डॉलर्स लगेंगे और ये सारा इन्वेस्टमेंट वो बिजनेसमैन खुद करेगा। लेकिन उस बिजनेसमैन की शर्त थी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा कर लेंगे और इतना ही नहीं, एक लिमिट से ज्यादा सोना मिला तो उसमें भी हिस्सेदारी होगी। रॉबिन और उसके दोस्तों को सीधा पता चल रहा है कि ये बिजनेसमैन अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, लेकिन इस समय फंडिंग करने वाला कोई था ही नहीं और उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसीलिए इस डील को डन कर दिया जाता है और उस बिजनेसमैन ने उन्हें काफी फंडिंग कर दी। रॉबिन और उसके मेंबर्स ने जरा भी देरी नहीं की और रॉबिन तो अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके कई लोगों को अपनी टीम में शामिल भी करता है। ये सभी लोग अपने अपने काम में परफेक्ट थे और वही होते हैं जिन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। रॉबिन ने अपनी टीम में कुछ रशियन साथियों को भी शामिल किया था ताकि रशिया वाले इलाके में जाने पर उन्हें मदद मिल सके। उन्होंने मैप पर पूरा प्लान बनाकर रखा था कि उनका जाने का रूट क्या होगा और वो ब्लैक सी में सर्वाइव करते हुए कैसे उस लोकेशन तक पहुंचेंगे जहां खजाना डूबा हुआ था। रॉबिन और उसके पूरे टीम मेंबर्स इस बात के बारे में कड़ी मेहनत करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं उस प्लान को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अगले दिन रॉबिन को एक शॉकिंग खबर मिली। उसे पता चला कि कर्टन जो उसका साथी था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि उसने सुसाइड कर लिया। रॉबिन को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो समझ सकता था कि उसकी कंडीशन क्या थी। कर्टन का तो वहाँ पर एक रिलेटिव होता है जिसका नाम टोबी था, तो इसीलिए अब रॉबिन ने टोबी को अपनी टीम में शामिल कर लिया और जो कर्टन का हिस्सा होगा वो टोबी को दे देगा। सभी मेंबर्स इतने दिन मेहनत करने के बाद वो सारी चीजें जमा कर लेते हैं जो उन्हें मिशन में मदद करे और वो दिन भी आ चुका था जब वो सारे सामान लेकर बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बिजनेसमैन ने उनके लिए एक कैप्टन असाइन किया था जो उन्हें एक बहुत ही बड़ी सबमरीन के पास लेकर जाता है, यानी इसी सबमरीन में जाकर वो आगे का मिशन तय करेंगे। अब रॉबिन और बाकी लोग जब उस बड़ी सी सबमरीन को देख रहे थे तो वो एकदम पुरानी लग रही थी। बाहर की तरफ से जो भी सारी चीजें थी वो एकदम बेकार हो चुकी होती हैं। रॉबिन को नहीं लग रहा था कि वो ब्लैक सी में इससे सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उस सबमरीन के अंदर गए तो सारी डिजिटल चीजें एकदम परफेक्टली काम कर रही थी। रॉबिन की टीम ने तो जल्द से जल्द उस सबमरीन का सिक्योरिटी चेक करना स्टार्ट कर दिया कि उसमें सब सेफ है कि नहीं। कैप्टन से हर एक इंफॉर्मेशन लेने के बाद रॉबिन इस बात की इंश्योरिटी करता है कि हम ये सबमरीन लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबमरीन को अच्छी तरीके से देखने के दौरान रॉबिन नोटिस करता है कि उनके पास बहुत कम लाइफ जैकेट है। उसे अंदाजा था कि जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पता नहीं ब्लैक सी में कैसे क्रिएचर्स और कौन सी खौफनाक चीजें मौजूद हैं जो उनकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करके उन्हें मारने में जरा भी देरी नहीं करेंगी। लेकिन बाकी मेंबर्स डरे ना, इसीलिए रॉबिन ने ये बात उनसे खुलकर नहीं कही। अब रॉबिन ये भी नोटिस करता है कि उनके पास रेडियो सिस्टम है। उसने तो कैप्टन से सैटेलाइट सिस्टम का अरेंज करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर रशिया की टेरिटरी में जाकर अगर वो रेडियो ऑन करके बात करेंगे तो उनकी लोकेशन वहाँ के मिलिट्री वालों को पता चल सकती है और ये एक तरीके से खुदकुशी होगी क्योंकि मिलिट्री वाले वहाँ पहुंचकर उन्हें मार देंगे। पर उस जगह पर तो सिर्फ अभी वही रेडियो फोन अवेलेबल होता है, इसीलिए अब रॉबिन अपने मेंबर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कोई भी उसके बिना रेडियो ऑन नहीं करेगा। अब सब कुछ रेडी हो चुका था और उनकी पूरी टीम ब्लैक सी की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी थी। पर तभी भी उन सारे मेंबर्स के बीच में एक डर तो था ही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ब्लैक सी के अंदर से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, पर उन्हें कैसे भी करके खजाना ढूंढना ही होगा। अब सभी लोग सबमरीन को लेकर पानी में डुबकी लगा लेते हैं और बहुत ही गहराई में जाने लगते हैं। ऑफिशियली उनका मिशन चालू हो चुका था, लेकिन खतरे की कमी नहीं है समुद्र के अंदर। उन्हें ना ही सिर्फ पानी में मौजूद इतने सारे जलजीवी जानवरों से बचना है, बल्कि आगे आने वाले खतरे तो रशियन सोल्जर्स और कई सारे नेवी ऑफिसर्स होंगे। अगर उन सभी के रडार में उनकी ये सबमरीन आ गई तो वो फायर करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि कोई बच नहीं पाएगा। रॉबिन फिलहाल के लिए अपने सारे मेंबर्स को एकजुट करता है कुछ बताने के वास्ते। सभी लोग रॉबिन की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो फिर वो साफ कह देता है कि हमें सिर्फ एकजुट होकर एक बार काम करना है। अगर हमें खजाना मिल गया तो शायद हो सकता है कि हमें कभी आगे काम करने की जरूरत ना पड़े। हमारा खुद का घर होगा और ना ही किसी से पैसे मांगने की जरूरत होगी। सभी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी और उनके अंदर मानो एक उम्मीद जाग चुकी हो कि उन्हें खजाना ढूंढना ही है। लेकिन सारे लोग तब एकदम शॉक हो गए जब रॉबिन ने एक सच्चाई बताई। उसने कहा कि जिस बिजनेसमैन ने हमें ये सारी चीजें करने के लिए फंडिंग दी है वो पूरे खजाने का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लेगा, यानी अब पूरा खजाना उन्हें आधा मिलने वाला था और वही आधा सोना सभी में बटेगा। अब ये सारी चीजें तो मेंबर्स को अब जाकर पता चल रही हैं और उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि कोई भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा है। सभी बहुत गुस्सा होने लगे क्योंकि उन्हें इस शर्त के बारे में पहले नहीं इन्फॉर्म किया गया। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पर आते ही नहीं। लेकिन रॉबिन ये भी कंफर्म करता है कि उतना भी हिस्सा हमारे लिए बहुत हो जाएगा। बाकी सारे मेंबर्स एकदम गुस्से से वहाँ से जाने लगे, पर उस जगह पर डैनियल नाम का एक आदमी था जो रॉबिन से कहता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब सारे मेंबर्स को ये
ये पता चल जाएगा कि जितने मेंबर्स ज्यादा रहेंगे उतने ही खजाने के हिस्से होंगे। तो अब इस बात है कि उन सभी के अंदर एक आक्रोश की भावना जाग सकती है। वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे और उनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं रहेगी। लेकिन रॉबिन उन सभी के साथ धोखा नहीं कर सकता था। मिशन शुरू होने से पहले ये सच्चाई उन्हें पता होनी चाहिए। अब उन सभी लोगों ने सबमरीन की मदद से बहुत लंबा सफर तय कर लिया होता है, लेकिन ब्लैक सी तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले मिलिट्री सोल्जर्स और रशिया की टेरिटरी को क्रॉस करना होगा। यही सबसे बड़ा काम है कि रशियन नेवी और रडार के चंगुल में फंसे बिना वहां से निकल जाना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चला कि वो सारे मेंबर्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। कुछ रशियन मेंबर्स तो दूसरे मेंबर्स पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, और तो और उनका दिमाग भी खराब हो चुका था कि उन्हें अपना हिस्सा किसी बिजनेसमैन को देना पड़ रहा है, यानी जान वो जोखिम में डाले और फायदा कोई और लेकर जाए। ये चीजें उन्हें नहीं चाहिए थी, इसीलिए वहां पर काफी हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन जब रॉबिन को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही उन्हें आकर शांत कराने लगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस तरीके से तो हम खजाना तो दूर जिंदा भी वापस नहीं निकल पाएंगे। रॉबिन एहसास दिलाता है कि जितना भी सोना हम में बटेगा उतना हमारे लिए काफी होगा, उससे हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, इसकी गारंटी वो लेता है। और ये तभी होगा जब वो एक साथ यूनियन बनकर काम करेंगे। अब रॉबिन का ये चिल्लाने वाला रूप उन लोगों ने पहली बार देखा था, इसीलिए अब वो लोग शांत हो जाते हैं और लगातार काम करने में बिजी रहते हैं। कई देर तक वो ट्रेवल करते हुए रशियन नेवी के टेरिटरी में घुस चुके थे, लेकिन तभी अचानक उनका पायलट एक इन्फॉर्मेशन देता है कि सामने की तरफ नेवी ऑफिसर्स की एक शिप जा रही है। उनके अंदर रडार सिस्टम है और अगर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया तो वो हमला करना स्टार्ट कर देंगे। रॉबिन बहुत ही ज्यादा घबरा गया, इसीलिए उसने तुरंत इंस्ट्रक्शंस दिए कि सब कुछ डिवाइसेस बंद कर दो, यहाँ तक कि छोटी सी लाइट भी नहीं चालू रहनी चाहिए, और सबमरीन यहाँ पर है इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। हर एक मेंबर्स अपनी सांस की भी आवाज नहीं निकाल रहे थे और वेट करते हैं कि कब ये खतरा टल जाए। रशियन नेवी की शिप्स ऊपर की तरफ से ही गुजर रही थी। उन्हें अगर पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान सबमरीन है तो वो मिसाइल्स फायर करने लग जाएंगे, पर शायद उन सभी का लक बहुत अच्छा होता है। वो शिप बिना कुछ डिटेक्ट किए वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। रॉबिन और उसके बाकी साथी वापस काम पे जुट गए और लगातार सबमरीन की मदद से ब्लैक सी की तरफ बढ़ चले। यानी उनकी एक प्रॉब्लम तो पार हो चुकी थी, सिर्फ उन्हें ब्लैक सी के अंदर जाकर उस जगह को ढूंढना है जहाँ वो पूरा खजाना रखा गया है। कुछ घंटों में वो ब्लैक सी के अंदर भी इंटर कर गए, लेकिन यहाँ से उनकी असली प्रॉब्लम चालू होगी। रॉबिन तो अपना काम एक कैप्टन की तरह निभा रहा था, लेकिन वहाँ उसके वर्कर्स एक दूसरे में वापस झगड़ने लगे थे। कुछ रशियन मैन तो लगातार अब शर्त लगा लेते हैं कि उनकी लॉटरी कौन जीतेगा, क्योंकि इस मिशन में आने से पहले उन्होंने कई सारी लॉटरी के टिकट्स खरीदे थे और उन्हें पता करना था कि इसे किसने जीता है। इन्हीं चीजों के ऊपर उनकी काफी बहस होने लगी और वो झगड़ने भी लगे होते हैं। इतना ही नहीं, हीट अप मोमेंट क्रिएट होते ही उन्होंने जाकर रेडियो ऑन कर दिया ताकि वो चेक कर सके कि लॉटरी का विनर कौन है। अब ये बात जैसे ही रॉबिन को पता चली तो वो तुरंत आकर उन सभी को डांटने लगता है। सबसे पहले उसने रेडियो बंद किया, क्योंकि इसके सिग्नल्स तुरंत ही रशियन मिलिट्री के पास जाएंगे। ऐसा होगा तो उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा और फिर वो बच नहीं पाएंगे। रॉबिन ने फिर वर्कर्स को समझाया कि तुम सब जिंदा नहीं बचने वाले, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि खजाना मिल जाएगा और वो लेकर चले जाएंगे। पूरे प्रोसेस में सिर्फ उन्हें जिंदा बचना है, तब जाकर ही वो उस खजाने को स्पेंड कर पाएंगे। रॉबिन को इस समय इतना गुस्सा आ गया कि उसने जाकर एक कुल्हाड़ी से सीधा रेडियो को ही तोड़ दिया था, क्योंकि इसी रेडियो से हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को जनरेट करेंगे। रॉबिन तो उन्हें धमकी देने लगा कि एकजुट हो जाओ नहीं तो मारे जाएंगे, और अगर किसी को लगता है कि वो इसमें नहीं शामिल होना चाहता तो वो अभी जा सकता है। किसी भी हालत में रॉबिन को वो खजाना लेकर यहाँ से निकलना ही था। रॉबिन को थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद इसके बाद उसके वर्कर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, पर शायद ये उसकी गलतफहमी थी। सबमरीन अभी भी ब्लैक सी में आगे बढ़ रही थी और सब कुछ अंधकार में डूबा था। वो सब तो अपने डिवाइसेस की मदद से चेक कर रहे थे कि वो खजाना कहाँ पर है, लेकिन रॉबिन को क्या अंदाजा कि असली खतरा तो उसके सबमरीन में ही है। सबमरीन के अंदर सारे वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक रशियन आदमी टोबी के ऊपर चिल्लाने लगा। टोबी नया था और वो चीजें सीख रहा होता है, लेकिन उसने गलती कर दी। इस पर ब्लैकी नाम का रशियन उस पर चिल्लाने लगा होता है, लेकिन उस जगह पर एक और अमेरिकन मैन आ गया जो टोबी का सपोर्ट करके ब्लैकी के सामने खड़ा हो जाता है। काफी ज्यादा झगड़े होने लगे और इसी बात पर वो अमेरिकन चाकू निकालकर ब्लैकी को मार देता है। बेचारा ब्लैकी वहीं पर गिरकर मर गया था। अब इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे वहां पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। ये धमाका पूरे सबमरीन के बैलेंस को एकदम से बिगाड़ कर रख दे रहा था और सबमरीन तो सीधा ब्लैक सी के अंदर गिरने लगी थी। इतने सारे उन्हें झटके लग रहे थे कि हर एक आदमी बेहोश हो गया होता है। सब कुछ ब्लैंक हो चुका था और कुछ घंटों बाद जब रॉबिन ने अपनी आंखें खोली तो उसके सर पर काफी गहरी चोट थी।
रॉबिन साफ देख पा रहा था कि उसके कई लोग तो जलकर मर चुके हैं। धीरे धीरे जब सभी को उठाया जाता है तो पता चला कि जितने भी अमेरिकन वर्कर्स थे वो सारे रिसोर्सेस लेकर दूसरी तरफ जा चुके हैं, यानी उनका एक अलग ही ग्रुप बन चुका था। रॉबिन और बाकी बचे हुए लोग एक तरफ होते हैं और वो सोच नहीं पा रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। सभी लोगों के चेहरे पर निराशा झलक रही थी और ऐसे तो वो यहीं पर मर जाएंगे। रॉबिन ने अब कैसे भी करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की और उस दूसरे रशियन लोगों के पास जाकर उन्हें अच्छी तरीके से समझाया। उन्हें ये कंडीशन बताई कि अगर वो साथ नहीं आएंगे तो कोई नहीं बच पाएगा। अच्छी बात हुई कि वो दूसरे ग्रुप के रशियन लोग ये बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं और साथ मिल जाते हैं। अब सभी लोग ये देखने लगे कि उनकी सबमरीन की पोजीशन क्या है। सबसे चौंकाने वाली बात ये हो जाती है कि वो एक्सीडेंटली उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर 19वीं सेंचुरी का वो रशिया का जहाज डूबा था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो किस्मत भी उनके साथ ही है, सिर्फ अब उन्हें उस खजाने का पता लगाना होगा कि वो किस डायरेक्शन में है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम जन्म ले लेती है, जिसमें कि उसके पायलट ने बताया कि धमाके के कारण सोनार सिस्टम एकदम से खराब हो चुका है, यानी वो डिवाइस का यूज नहीं कर सकती किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर खजाने का पता लगाने के लिए। ऐसा रहेगा तो वो कभी भी खजाना ढूंढ नहीं पाएंगे इतने बड़े समुद्र में। सभी एकदम उदास तो हो गए थे, लेकिन वो पायलट एक पुरानी तकनीक अपनाता है जिससे कि पुराने जमाने में लोग पता करते थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है समुद्र में। अब मैं ये बात बता दूं कि समुद्र में शिप्स और सबमरीन के अंदर सोनार सिस्टम कैसे काम करता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर से बहुत सारे तरंगे छोड़ता था और यही तरंगे अगर कुछ डिस्टेंस में मौजूद ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो उनसे रिफ्लेक्ट होकर वही साउंड दूसरी तरफ निकलती है। भेजे गए एको साउंड को यही सोनार सिस्टम डिटेक्ट करता था और ये पता लगाता था कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है और आखिरकार उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब जब यहाँ पता चला कि शिप के ऊपर सोनार सिस्टम खराब हो चुका है तो उस पायलट ने अपने लोगों को एक बड़ा सा मेटल बार शिप की दीवारों पर मारने के लिए कहा। इससे होगा ये कि वो मैन्युअली साउंड पल्सेस जनरेट कर रहे होंगे जो चारों तरफ समुद्र में फैलते जा रहे होते हैं और ऑब्वियस बात थी कि ये वेव्स जिससे भी टकराएंगे उसका दूसरा तरंगे बाहर निकलेंगी। वो पायलट अब कान लगाकर वही तरंगे नोट करने लगा। कई देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने कुछ ऑब्जेक्ट को लोकेट किया होता है। उसने बताया कि वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी चट्टान मौजूद है। वो बहुत अजीब लग रही है तो एक बार जाकर उन्हें देखना चाहिए। इसीलिए अब रॉबिन अपने टीम मेंबर्स में से 3 लोगों को चुनता है जो पूरा सूट पहनकर पानी में जाएंगे और उस लोकेशन पर चेक करेंगे। उन 3 लोगों में तो टोबी, पीटर और लिट होते हैं। तीनों अब जल्द से जल्द सबमरीन में से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ अंधकार था। धीरे धीरे अब वो बताए गए डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही वो उस जगह पर पहुंचकर चेक कर रहे थे कि वहाँ पर एक छोटी सी चट्टान है और वो चट्टान रेत से बनी हुई है। इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उन्हें वो चट्टान तोड़ने के लिए कहा गया। जैसे ही तीनों मिलकर ऊपर की परत हटाने लगे तो एकदम शॉक रह जाते हैं। बाद में साफ दिखाया जाता है कि ये वही शिप है जो सालों पहले रशियन की यहाँ पर डूब चुकी थी। जब ये खबर रॉबिन और बाकियों को पता चली तो सब एकदम खुश हो जाते हैं। तुरंत ही आदेश दिया गया कि उसके अंदर जाकर चेक करो कि खजाना है कि नहीं। अंदर जाने का रास्ता बनाने पर जब वो लोग चारों तरफ एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ हिटलर की फोटो के साथ साथ कई सारे सोल्जर्स की हड्डियां भी मौजूद थी। यानी वो सब एकदम सही जगह पर आए हैं। सारी चीजें नोटिस करते हुए आखिरकार उन्हें कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये कुछ और नहीं बल्कि सोना था जो उन्हें लगता है कि अपनी तरफ बुला रहा है। इससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि जिस चीज के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे शायद अब उन्हें भारी मात्रा में मिल चुकी है। ये सोना 2 टन से भी ज्यादा था और इतने सोने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जल्द से जल्द तीनों सारा सोना एक ट्रॉली के अंदर भर लेते हैं और उसे खींचने लगते हैं। वो इतना भारी था कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा होता है। फिर भी टोबी, पीटर और लिट पूरी कोशिश करते हैं उस पूरे सोने को सबमरीन में लेकर जाने के लिए। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब वो ट्रॉली जमीन में धंस चुकी थी। ट्रॉली एकदम टेढ़ी होने लगी जिसमें से कुछ गोल्ड बार्स नीचे गिर जाते हैं। अब पीटर नहीं चाहता था कि उनमें से एक भी गोल्ड बार कम हो, इसीलिए वो लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है। पर पता चला कि उस जगह पर तो एक गहरी खाई है जहाँ से वापस आना तो नामुमकिन लग रहा था। बेचारा पीटर का पैर फिसला और वो उसके अंदर गिर गया। टोबी और लिट बहुत उदास थे क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए। कैसे भी करके वो ट्रॉली को बाहर निकालते हैं और उसे सबमरीन के अंदर लेकर चले जाते हैं। अब इस समय सभी को खुशी भी हो रही थी लेकिन एक दुख भी था क्योंकि उनका एक और मेंबर यानी कि पीटर मारा जा चुका है। लेकिन रॉबिन ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही उनके 3 से 4 मेंबर मारे जा चुके हैं और इस पूरे सबमरीन को चलाने के लिए काफी वर्कर्स की जरूरत थी। इसीलिए अब रॉबिन डैनियल को भी उनकी टीम में शामिल होकर काम करने के लिए कहता है। पर अब यहाँ डैनियल जो एकदम उदास था और वो अपने अंदर एक डार्क सच्चाई छुपाते हुए आ रहा होता है जो अब बोलने से वो पीछे नहीं हटता। इतने लोगों की मौत देखने के बाद तो डैनियल ने सब कुछ बता दिया। डैनियल रॉबिन को बताता है कि जिस बिजनेसमैन ने तुम्हें फंडिंग करने का प्रॉमिस किया था उसने $1 भी नहीं दिया। ये काम एक्चुअल ने तुम्हारी उस प्रीवियस कंपनी ने किया
किया होता है जो उस बिजनेसमैन के साथ मिली हुई थी। उनका साफ प्लान ये है कि वो तुमसे काम करवाना चाहते हैं और उन्होंने ये फंडिंग दी थी। रॉबिन जब अपनी टीम के साथ वो सोना लेकर कंपनी के पास जाएगा तो उन्हें मार दिया जाएगा, जिससे कि ये पूरा सोना कंपनी हड़प लेगी। इनफैक्ट डैनियल ने तो रॉबिन को ये भी बताया कि तुम्हारा साथी कर्टन मरा नहीं है, बल्कि उसने ही ये सारी डिटेल्स और प्लान के बारे में कंपनी को बताया था। ये चीजें सुनने के बाद रॉबिन का दिमाग एकदम से चकरा गया कि आखिर उसके ही दोस्तों ने उसे धोखा दिया है। इस प्लान को कंप्लीट करने में उसने दिन रात एक कर दी है, लेकिन अब बाहर निकलते ही उन्हें मरना होगा। सबमरीन में मौजूद बाकी वर्कर्स का गुस्सा डैनियल पर टूट पड़ा था। वो डैनियल को मारना चाहते थे क्योंकि उसे पहले ही बात पता थी, लेकिन उसने बताया नहीं। पर अच्छी बात होती है कि थोड़ी देर में रॉबिन आ गया, नहीं तो वो सब डैनियल को खत्म ही कर देते। रॉबिन ने सभी को शांत कराया और कहा कि ये सोचने का वक्त है, हमारे पास पूरा सोना मौजूद है, तो सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि हम बचेंगे कैसे। बैन नाम का एक अमेरिकन मैन तो रॉबिन से साफ कह रहा था कि इसमें हमारा बचना नामुमकिन है, लेकिन रॉबिन के पास एक प्लान रेडी होता है। वो सभी से बात करते हुए ये कह रहा था कि अगर हम टर्की की तरफ बढ़े तो बचा जा सकता है, लेकिन उन्हें पता था कि रास्ते में उन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें मिलने वाली हैं। अगर जरा भी गलती हुई तो उनकी सबमरीन चट्टान से टकराकर वहीं ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन वैसे भी अगर वो वापस गए तो कंपनी उन्हें मारने के लिए तैयार होगी, तो इसीलिए उन्हें ये रिस्क लेना ही होगा। और ये सारी बातें रॉबिन पायलट को समझा देता है। पायलट भी अब जल्द से जल्द सबमरीन को उन पहाड़ों की तरफ मोड़ दे रहा था। सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए हुए थे, लेकिन वहाँ बैन की तो अलग ही साजिश चल रही थी। बैन डैनियल से साफ कहता है कि ये प्लान एकदम से बेकार है, हम नहीं बचने वाले अगर उन चट्टानों के पास गए तो। अब तो डैनियल भी बैन को मैनिपुलेट करने लगा कि हमें ये रोकना होगा। इसीलिए अब बैन एक वर्कर को मारने लगा जो उस प्लान में इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उसने तुरंत ही उसे खत्म किया, जिससे कि सबमरीन को कंट्रोल करना अब मुश्किल होता जा रहा था। इतने कम लोगों में इतने सारे डिवाइसेस को हैंडल करना एकदम से इम्पॉसिबल होता है। और अब तो वो बड़ी सी सबमरीन पहाड़ी वाले इलाके के ऊपर से जा रही होती है। वहाँ पर एक छोटा ही इलाका था और जरा से भी गलती की वजह से चट्टान उसकी बॉडी पर क्रैश करने लगेंगे। रॉबिन को यहाँ बैन की साजिशों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और अगले ही मोमेंट में वो बड़ी सी सबमरीन चट्टानों में एकदम घिसने लगी। समुद्र में एक बार फिर से धमाका होता है, जिससे कि सारा पानी अंदर आने लगा। चैम्बर के फटने की वजह से कई वर्कर्स तो वैसे ही मारे गए थे। सबमरीन का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया और वो एकदम गहराई में जाने लगी। लग रहा था कि अब उन सब का बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब सारे कंट्रोल्स उनके हाथ से निकल चुके थे। सभी डिवाइसेस पानी लगने के कारण एकदम से बेकार हो जाते हैं। रॉबिन अब कैसे भी करके अपने बाकी साथियों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है ताकि वो पानी में ना डूबे। बेचारा टोबी तो एकदम बेहोश हो चुका था, फिर भी रॉबिन उसे छोड़ता नहीं। यहाँ धोखे वाली बात ये हो गई कि डैनियल ने कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर दिया होता है। सभी लोग बाहर की तरफ थे और वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डैनियल ने उस समय पर सिर्फ अपने बारे में सोचा। पानी अब उस चैम्बर में पूरी तरीके से भरने के बाद बेचारा बैन और उसके साथी मारे जाते हैं। अच्छी बात थी कि रॉबिन अभी भी बचा हुआ था, जो लिट नाम के एक वर्कर के साथ टोबी को दूसरी तरफ लेकर आ जाता है। वो कैसे भी करके एक शॉर्टकट रास्ते से कंट्रोल रूम में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब उस कंट्रोल रूम में भी पानी भरने लगा था। डैनियल उस मोमेंट पर मौजूद था और जैसे ही वो आगे बढ़ने गया तो उसका बेल्ट और कपड़ा दरवाजे में फंसा था। वो निकल नहीं पा रहा होता और लिट को मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लिट भी जान चुका था डैनियल के बारे में कि उसने ही उसके लोगों की जान ली है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता और दूसरा वाला भी चैम्बर बंद करके बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ता है। कंट्रोल रूम में भी धीरे धीरे पूरा पानी भर गया और डैनियल चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर मर गए। अब इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे, रॉबिन, टोबी और लिट। लेकिन ये तीनों भी कैसे सरवाइव करेंगे उन्हें समझता नहीं। तब जाकर रॉबिन ने वो 3 लाइफ जैकेट निकाले जो उसने शुरुआत में ही चुरा कर रख दिए थे। अब ये देखकर लिट थोड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि जब भी उसके पास लाइफ जैकेट पहले थे तो उसने बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया। लेकिन रॉबिन जानता था कि 3 ही लाइफ जैकेट की वजह से बाकी में फिर झगड़े होने लग जाते। रॉबिन तो अब कैसे भी लिट और टोबी को समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए जल्द से जल्द रॉबिन उन दोनों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कह देता है। अब यहाँ उनके सबमरीन में 2 एस्केपिंग पॉड थे, जिसमें रॉबिन कह रहा था कि तुम एक एक करके बैठ के समुद्र के ऊपर चले जाओ, लेकिन लिट यहाँ पर कहने लगा कि लास्ट में तो तुम ही बच जाओगे, फिर लीवर खींचेगा कौन और तुम ऊपर नहीं आ पाओगे। पर रॉबिन उन्हें बताता है कि उनकी सबमरीन में एक इमरजेंसी पॉड भी है और वो लीवर वो अंदर से ही कंट्रोल कर सकता था, तो इसीलिए तुम दोनों मेरी टेंशन मत लो। अब ये कंफर्म होने के बाद लिट और टोबी जल्द से जल्द एस्केपिंग पॉड में जाते हैं और रॉबिन ने लीवर नीचे कर दिया। दोनों थोड़े ही देर में एस्केपिंग पॉड की मदद से समुद्र के ऊपर चले गए, लेकिन यहाँ उन्हें एक सच्चाई पता चलती है कि रॉबिन ऊपर नहीं आ रहा है। रॉबिन ने आखिरकार अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने सबमरीन में ही अपने आखिरी पल काउंट करने लगा।
बात ये होती है कि रॉबिन की फैमिली एक तरीके से खत्म ही हो चुकी है। उसके पास न जीने के साधन है और ना ही कोई अपना कहने वाला है, तो अब जाकर वो दुनिया में करे भी क्या। इसीलिए रॉबिन ने यहीं पर रहकर अपना अंत करने का डिसाइड किया। वो सिगरेट पीता है और आखिरी बार अपने फैमिली की फोटो देखता है। धीरे धीरे पानी भरने लगा था और उस आखिरी चैम्बर में जहां रॉबिन मौजूद था वो भी पानी से भरकर खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी सबमरीन ब्लैक सी में कहां गायब हो गई किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ जब टोबी और लिट मौजूद थे तो एक और लाइफ जैकेट उनके पास आया। दोनों को लगा कि शायद रॉबिन आ चुका है और वो उसे देखने के लिए चले जाते, लेकिन उस लाइफ जैकेट में बहुत सारे सोने के ब्रिक्स मौजूद थे। यानी ये काम रॉबिन ने किया है और उसने खुद लाइफ जैकेट यूज करने के बजाय अपने साथियों के लिए कई सारा सोना उसमें छोड़ दिया, जिसका मतलब साफ है कि लिट और बेन इस सोने से आगे की जिंदगी अपनी आराम से गुजार सकते हैं। रॉबिन के अपने इस महान बलिदान से कई लोगों की जिंदगी संवर जाएगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। और इसी तरीके से हमारे इस कहानी की दर्दनाक एंडिंग हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको अगर मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।